हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया शहर के बारे में और उसके शहर के लोगों के बारे में कुछ बातचीत। और ये जो है, जैसा आप जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और इस विषय वस्तु को हमने लिया है लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि कक्षा 11 एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शहर कैसे बनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य ने जब कृषि करना शुरू किया तो गांव बसाने लग गए, क्योंकि वो स्थायी रूप से एक जगह पे रहने लग गया था, तो वो गांव बन गए। तो जो व्यक्ति था उसकी आवश्यकताएं जो थी वो काफ़ी सीमित थी और सीमित आवश्यकताओं के लायक जो है वो उत्पादन स्वयं ही कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं तो उसे और व्यक्तियों के सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह हर कार्य में सिद्धस्त नहीं हो सकता। तो उसको जो है दूसरों की मदद लेनी पड़ती है और वो इतना समय भी दूसरे कार्यों में नहीं दे पाता है। तो जैसे जैसे गांव में दूसरे कार्य करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, जो कृषि कार्य के अलावा और कार्य करते हैं, जैसे वस्त्र बुनने वाला हो या टोकरियां बनाने वाला हो या अन्य और कोई कार्य करने वाले, जैसे व्यवसाय करने वाले लोग आ जाएं या व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाएं, वहाँ पे हाट बाज़ार वगैरह शुरू हो जाएं और जो है व्यापार जो है वो नज़दीक और सुदूर जगहों से शुरू होने लग जाए, तो कृषि के अलावा अन्य कार्य जब वहाँ होने लगते हैं तो वो जो गांव है वो धीरे धीरे जो है एक कस्बे यानी कि टाउन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। लोग आसपास के इलाकों से भी और दूर दूर से भी आके वहाँ पे रहने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी आबादी में और वृद्धि होती जाती है और वो कस्बे धीरे धीरे जो है वो शहरों में, विशालकाय शहरों में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांव जो है कस्बों में और कस्बे जो है धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होने लग जाते हैं। तो ये तो हमने बात की कि शहर कैसे बसते हैं। तो अब जो है हम शहरों के जीवन को समझने के लिए कि शहरों में व्यक्ति का जीवन जो है वो स्वावलंबी नहीं होता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं होता है, उसे अन्य लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। तो ये जो है व्यक्ति एक नागरिक है, यानी कि नगर में रहने वाला व्यक्ति है। ये कोई भी काम करने वाला हो सकता है, इसे केंद्र में रखा गया है। अब हम मान लेते हैं कि एक मूर्तिकार है, ये नागरिक जो है एक मूर्तिकार है। तो मूर्तिकार जो है उसको मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मूर्ति बनाने के लिए उसे औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अब औजार वो स्वयं तो बना नहीं सकता है, तो औजार बनाने के लिए उसे शिल्पकार या लोहार आदि की आवश्यकता पड़ती है। अब वो लोहार के से जो है अपने अगर औजार बनवाता है, क्यों, तो वो लोहार जो है वो भी अपने सारे काम स्वयं नहीं कर सकता है। उसे अपने भट्टी के लिए जो है ईंधन की भी आवश्यकता होती है और उसकी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी वो दूसरों पर निर्भर करता है। अब मूर्तिकार जो है उसे मूर्ति बनाना तो आता है, लेकिन वो उसे अच्छा पत्थर जो है और रंगीन पत्थर है, बढ़िया पत्थर है, वो स्वयं वो जाकर कहीं से ला नहीं सकता है। इसके लिए जो है उसे पत्थर विक्रेता या पत्थर सप्लाई करने वाले पर निर्भर होना पड़ता है। तो मूर्तिकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे लोहार की भी आवश्यकता है और पत्थर विक्रेता की भी आवश्यकता है। इसके अलावा जो है, अगर जो लोहार को और अपना भट्टी जलाने के लिए, उन चीज़ों को तपाने के लिए औजारों को, उसको ईंधन की आवश्यकता होती है। अब ईंधन के लिए उसे लकड़ी या कोयला चाहिए, तो लकड़ी और कोयला विक्रेता पर वो निर्भर हो गया। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे पर सभी व्यक्ति निर्भर होते जाते हैं। और इसके अलावा अपने दैनिक खाने पीने की चीज़ों की पूर्ति के लिए उन्हें किसान या खाद्यान्न विक्रेता के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इन सभी व्यक्तियों को, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्तियों को खाद्यान्न विक्रेता या किसान के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसके अलावा जो है, अगर वो सारी चीज़ें जो हैं, अब जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इन लोगों को अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो हैं वो दूर दूर क्षेत्रों से जाके नहीं ला सकते हैं और ना ही उनके पास समय होता है। ना तो पत्थर विक्रेता के पास है, क्योंकि पत्थर विक्रेता पत्थर लेने के लिए सुदूर इलाकों में नहीं जा सकता। और इसी तरह से लोहार भी अपने लिए औजार
औजार लेने के लिए बाजार में, तो उसके लिए उन्हें व्यापारी की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यापारी जो है उन्हें दूर इलाकों से लाकर सामान उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा बहुत सारी जो हैं सेवा प्रदाताओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, या जो हैं घरेलू नौकर हैं, या डॉक्टर वैद्य वगैरह हैं। तो ये सेवा प्रदाताओं की भी आवश्यकता इन सबको पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नगर का जीवन है वो स्वावलंबी नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो ये निर्भरता जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है नए रोजगार उत्पन्न करती है, और आपस में जो है उसका ऊपर निर्भरता होने की वजह से उनमें सद्भावना भी पैदा करती है। अब हम जो है मेसोपोटामिया का एक बार फिर से नक्शा देखते हैं। तो ये दजला और फरात जो दो नदियां हैं, ये दजला और ये फरात, इसमें से बहुत सारी जलधाराएं वगैरह निकलती हैं। तो ये जो है दोनों नदियां इस क्षेत्र की जीवनदायिनी हैं। तो इन क्षेत्रों को जो है अपना यहाँ के लोगों को, क्योंकि शुरू में आपस में व्यापार करने के लिए एक दूसरे पर नगर बसे, तो उनमें चीज़ों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि सब व्यक्ति सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। तो वो आदान प्रदान के द्वारा, वस्तुओं के आदान प्रदान से जो है अपना उनका जीवन पूर्ण होता था। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे ही यहाँ ये महिला के पास बकरी है और उसे सब्जी और फल आदि की आवश्यकता है, और इस व्यक्ति को जो है उसने फल इससे लिए और उसके बदले में अपनी बकरी दे दी। तो इसी तरह से अन्य जो है व्यापारों को भी हम समझ सकते हैं कि इस तरह से जो है वस्तु विनिमय के द्वारा जो है उस समय व्यापार किया जाता था। उन्हें और भी चीज़ों की आवश्यकता होती थी, जैसे कि उन्हें पहिया बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, गाड़ी बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए चाहिए, तो वो उनके पास नहीं थी। तो वो, क्योंकि उनके यहाँ जो पेड़ होते थे वो तो या तो खजूर के होते थे या पोपलार के होते थे। तो ये जो हैं दोनों की लकड़ी कच्ची होती है, और ना तो ये मकान बनाने की इमारती लकड़ी के काम में आती है, और ना ही जो है ये गाड़ियों आदि के काम में, बनाने के पहिए वगैरह बनाने के काम में आ सकती थी। इसलिए जो है लकड़ी का भी इन लोगों को आयात करना पड़ता था। तो इस तरह, इसके अलावा जो है ये कृषि, जो दक्षिणी भाग जो है मेसोपोटामिया का, वो कृषि क्षेत्र में तो काफ़ी आगे था, लेकिन इनके पास अपने लिए खनिज पदार्थ वगैरह इनके पास नहीं उपलब्ध नहीं होते थे। तो बहुत सारे खनिज पदार्थ, इसी तरह से मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए जो है कीमती पत्थर आदि और अन्य वस्तुएं जो हैं कांसे के, क्योंकि ये युग कांसी युग था, तो कांसिक बनाने के लिए उन्हें तांबा, इन रांगा आदि जो है वो बाहर से आयात करना पड़ता था। उसके बदले ये अपने कृषि उत्पाद जो है उनको दे दिया करते थे। तो व्यापार जो है वो स्थल मार्ग से भी हो सकता था, लेकिन स्थल मार्ग से उनको गधे, खच्चर, घोड़े और ऊंट आदि पर निर्भर होना पड़ता था। तो ये जो है इनका इस तरह से जो आना जाना काफ़ी महंगा पड़ता था, क्योंकि पशुओं के भोजन और उनके रख रखाव के लिए भी काफ़ी धन खर्च करना पड़ता था। तो इस, और ये जो हैं काफ़ी धीरे भी व्यापार होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया इस मामले में खुशकिस्मत था कि उसके पास प्रचुर मात्रा में जो है जल संसाधन थे, और इन्हीं जल संसाधन के द्वारा, क्योंकि दजला और फरात नदियों से निकलने वाली जलधाराएं और दोनों नदियां स्वयं जो है यातायात का एक अच्छा साधन थे। तो ये लोग नावों के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया करते थे, और उसमें ये दोनों नदियां और उनकी जलधाराएं इनकी मदद करती थी। आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब जो है मेसोपोटामिया के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। इनके पास जो है ना तो अच्छी धातुएं थी, ना ही कीमती पत्थर यहाँ पर मिलते थे, और ना ही लकड़ी आदि होती थी। तो इसीलिए जो है ये इन चीज़ों को बाहर दूसरे देशों से मंगाते थे। तो तांबा और हाथी दांत और कार्नियर जो है ये भारत से मंगाए जाते थे, जैसा कि हम इधर चित्र में देख रहे हैं कि ये कॉपर, आइवरी एंड कार्नियर जो है फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ से मंगाए जाते थे। इसी तरह से क्लोराइट जो है वो ईरान से बनाया जाता था। पर्ल यानी कि मोती
मोती जो है वो गल्फ से यानी कि खाड़ी के देशों से मंगाए जाते थे, और सोना जो है ये कैलकुलस माउंटेन्स के आसपास के क्षेत्रों से मंगाया जाता था। इसी तरह से टर्की आदि से भी धातुएं आदि मंगाई जाती थी। जो है आसपास के अन्य जो देश थे उनसे भी जो है लकड़ी, और इजिप्ट से जो है यानी कि मिस्र से जो है हाथी दांत और सोना आदि मंगाए जाते थे। तो इस तरह से इनके बदले में ये लोग जो हैं इस क्षेत्र में होने वाले कृषि जो उत्पाद होते थे उनसे जो है बदले में ये सभी चीज़ें अपने यहाँ मंगाते थे। अब ये सभी चीज़ों के इनके व्यापारिक मार्ग रास्ते दिखाए गए हैं कि किन किन रास्तों से इनका व्यापार होता था। जैसे कि भारत के साथ ये हड़प्पा सभ्यता के साथ भी इनके संबंध थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग जो हैं यहाँ पे मेहुला इनके पास शब्द आता है जो कि यहाँ के लिए ये प्रयुक्त करते थे। का संबंध जो है ये पारस की खाड़ी से होते हुए ये इसके अलावा ये यूरोप और इधर आप देख रहे हैं कि यूरोप के बड़े दूर दूर ग्रीस आदि अन्य देशों के साथ भी इनके काफ़ी सारे, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध रहे। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लग गया था, यानी कि वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी उपजाऊ था और यहाँ पर कृषि कार्य जो है वो आसानी से किए जा सकते थे। तो इन जो बस्तियों में कुछ समय के बाद शहरों का रूप ले लिया, यानी कि जैसा हमने पढ़ा कि धीरे धीरे जो है बस्तियां जो हैं, गांव जो हैं वो शहरों में कैसे तब्दील हो जाते हैं। अब ये शहर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो नगरों के प्रकार की बात करते हैं तो नगर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है धार्मिक केंद्र, यानी कि जब कोई मंदिर वगैरह बन जाता है, कहीं पे कोई देवालय बन जाता है तो लोग अपनी आस्था की वजह से उसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं, उनके आसपास ही रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां भी वहां पर बढ़ने लग जाती हैं। इस तरह से वो धार्मिक केंद्र धीरे धीरे एक शहर के रूप में बदल जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो नगर हैं वो होते हैं व्यापारिक केंद्र। तो व्यापारिक मार्गों पर स्थित या ऐसी जगहें जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो उन जगहों पे जो है वो जगहें जो हैं व्यापार का केंद्र बन जाती हैं और एक बड़े शहर में धीरे धीरे बदल जाती हैं। और तीसरी प्रकार के जो शहर होते हैं वो होते हैं शाही नगर, यानी कि जो राजाओं द्वारा बसाए जाते हैं राजधानी आदि के रूप में। तो इस पाठ में हम जिन 2 तरह के नगरों की बात करेंगे वो धार्मिक नगर और व्यापारिक नगरों की बात करेंगे। तो यहाँ धार्मिक केंद्र की बात करते हैं तो धार्मिक केंद्र क्या है कि बाहर से जैसे जैसे लोगों ने आना शुरू किया तो अपने आराध्य देवताओं की उन्होंने कच्ची ईंटों से छोटे छोटे मंदिर बनाने शुरू कर दिए। ये जो मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है जो अब तक खोजा गया है और ये मंदिर ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व यानी कि 5000 ईस्वी पूर्व जो है ये दक्षिण मेसोपोटामिया में ज्ञात मंदिर है। और तो यानी कि आप ये समझिए कि आज से लगभग 7000 वर्ष पुराना जो है ये मंदिर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कमरा है, उसके अंदर वेदिका है और इसके अलावा बाहर एक भट्टी है भोजन आदि बनाने के लिए। मंदिर में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। तो इस तरह से ये छोटे से जो हैं मंदिर वो वहाँ पर पाए जाते थे। अब मंदिर जो हैं ये धीरे धीरे आकार में बड़े भी होने लग गए। अब मंदिर को ये माना जाता था कि ये वहाँ उनके आराध्य देवी देवताओं का निवास स्थान है, वो वहीं पर उनका घर है और वो वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ के जो प्रमुख देवता हैं मेसोपोटामिया के, उनमें पहले जो हैं वो हैं उर यानी कि चंद्र देवता। तो चंद्र देवता जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेलनाकार जो मोहरें मेसोपोटामिया पाई गई हैं उन पर भी चंद्र देव को दिखाया गया है। इसी प्रकार से अन्य मोहरों आदि पर भी चंद्र जो है देवता के रूप में आए गए। एक और प्रमुख देवी जो थी वो यहाँ पर हमने दिखाई है इन्नाना। तो ये इन्नाना देवी जो हैं वो प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है इनको। तो ये यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। इसी तरह जो है यहाँ पर एक ये मंदिर दिखाया गया है। तो ये मंदिर को आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी विशाल और ऊंचा मंदिर है। एक किलेनुमा मंदिर ये दिखाया गया है जिसमें काफ़ी ऊपर तक ये देखिए सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। इनकी दीवारों को भी ध्यान से देखिए, ये दीवारें जो हैं आपको क्या दिखाती हैं इसके बारे में
हम आगे बात करते हैं। तो समय के साथ साथ जो मंदिर हैं वो आकार में बड़े होते चले गए, और क्योंकि मंदिर के आबादी बढ़ने के साथ साथ मंदिर को मिलने वाली चीज़ों में भी वृद्धि हो गई, उन्हें उपहार आदि अधिक मिलने लग गए। तो मंदिर जो है वो शुरू में जो थे वो घरों की तरह ही होते थे, क्योंकि देवताओं का घर ही उन्हें माना जाता था। लेकिन इनमें आम घरों में और मंदिरों में फ़र्क होता था। वो फ़र्क क्या था कि मंदिर की जो दीवारें हैं वो थोड़े थोड़े अंतराल पे अंदर या बाहर की ओर मुड़ी होती थी। जैसा कि इस मंदिर की आप दीवारों को देख रहे हैं, ये कहीं से तो बाहर निकली हुई हैं और कहीं से ये अंदर धसी हुई हैं। तो ये जो है विशेषता थी, जो ये इस तरह की दीवारें जो हैं आम घरों में नहीं मिलती हैं। तो ये दीवारें जो हैं ये सिर्फ मंदिरों में ही पाई जाती थी। तो एक ये जो है अंतर मकानों और मंदिरों में पाया गया है। और देवता जो है कि पूजा का ये केंद्र बिंदु होते थे, क्योंकि और लोग जो हैं वो देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। उपहार के रूप में अन्न, दही और मछली लाते थे। मंदिर की फर्श के ऊपर जो है मछली के हड्डियाँ आदि मिलना इस बात का सबूत है कि मछली भी वो वहाँ पे चढ़ाई जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि समस्त पशुधन आदि अन्न और मत्स्य क्षेत्र जो हैं उनके मालिक जो हैं वो यही उनके आराध्य देवी देवता हैं। तो ये आराध्य देव जो हैं वो सैद्धांतिक रूप से माना जाता था। सैद्धांतिक मैंने आप ये समझ लीजिए कि एक तो होता है प्रैक्टिकल का मतलब जो वास्तव में है, यानी कि वास्तव में मालिक तो वो व्यक्ति होता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यानी कि एक मोरल रूप से वो मानते थे कि ये उनके खेत जितने भी हैं और मत्स्य क्षेत्र जहाँ से वो मछली पकड़ते हैं, कि दजला फरात और उसकी जलधाराएं आदि मछली उत्पादन के क्षेत्र थे, तो उन मत्स्य क्षेत्रों का, इसके अलावा पशुधन जो वो पशु भेड़ बकरी आदि जो पशु पालते थे उनका स्वामी जो है उनके आराध्य देवी होते थे। अब उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने के ये केंद्र भी थे, जैसे तिलहन से तेल निकालना, अनाज पीसना, कताई करना, ऊनी वस्त्रों की बुनाई करना। तो इन सभी के केंद्र जो थे ये क्षेत्र, यहाँ पर इन्हीं मंदिरों में ये सभी कार्य होते थे, यानी कि उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदला जाता था। तिलहन को तेल में, अनाज को पीसने का काम भी यही होता था। इसी तरह से कपास और ऊन की कताई वगैरह यहाँ की जाती थी और ऊनी वस्त्रों की बुनाई भी यहाँ पर की जाती थी। मंदिरों के क्रियाकलापों में भी वृद्धि होने लग गई थी। जैसे घर परिवार के मामलों को तो घर में ही सुलटा लिया जाता था, लेकिन उनके अलावा जो अन्य मामले होते थे उनके बारे में व्यवस्था देने का कार्य जो है वो मंदिर किया करते थे। तो और व्यापारियों के नियोक्ता भी थे, यानी कि किसके साथ व्यापार करना है, किस चीज़ का व्यापार करना है और कहाँ करना है आदि के बारे में निर्देश जो है मंदिर से ही जारी किए जाते थे। और यहाँ जो है अन्न, हल जोतक पशु जो होते थे, यानी कि जिन पशुओं को हलों में जोता जाता था, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के वितरण भी यहाँ से किया जाता था और उनके अभिलेख जो हैं इन्हीं मंदिरों में रखे जाते थे, यानी कि उनका रिकॉर्ड जो है इन मंदिरों में रखा जाता था। लोगों को ये सब चीज़ें यहीं से उपलब्ध कराई जाती थी। अब ये देखिए, ये एक मंदिर जो है ये खुदाई में मिला है। ये 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर है और उसका खुला आंगन और बाहरी भाग, यहाँ पे आपको खुला इसका आंगन दिख रहा है और बाहरी भाग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की दीवारें भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये बाहर को निकली हैं, अंदर को धसी हुई हैं। तो इस तरह की जो दीवारें हैं ये यहाँ की प्रमुख विशेषताएं मंदिरों की पाई गई हैं। तो ये जो है ये 3000 वर्ष पूर्व मिला एक मंदिर के अवशेष हैं। तो दक्षिणी भाग जो है ये प्राकृतिक रूप से उपजाऊ था और इसी वजह से यहाँ पर कृषि कार्य बहुत होता था, लेकिन इनके ऊपर भी, कृषि के ऊपर भी संकट आते रहते थे। और वो संकट किस प्रकार के होते थे, तो वो संकटों को हमने जो है यहाँ चित्र के माध्यम से बताया है एक टेबल बना के। तो ये संकट 3 प्रकार के थे और वो तीनों प्रकार के संकट कौन से थे। एक तो ये था कि फरात की जलधाराओं में बाढ़ आ जाना, यानी कि जब वैसे तो
फरात और दजला नदियाँ जो हैं इनको पानी को से सींचने का खेतों में काम करती थी, लेकिन अगर कभी बाढ़ आ जाती थी तो ये जो नदियां हैं ये सारी फसलों को बर्बाद कर देती थी, चौपट कर देती थी। इसके अलावा जो है ये जलधाराएं जो हैं कई बार अपना मार्ग भी बदल लेती थी। तो मार्ग बदलने से जो है क्या होता था कि जिस तरफ वो मार्ग बदल के जाती थी उस तरफ के खेतों को वो जो है बर्बाद कर देती थी, और जहाँ से वो चली जाती थी रास्ता बदलकर उन जगहों पे सूखा पड़ जाता था, यानी कि वहाँ के खेत को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था। तो जलधाराओं का मार्ग बदलना भी खेतों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता था, कृषि के लिए एक संकट का कार्य करता था। एक और जो सबसे बड़ा कारण इनमें था वो ये है कि ऊपरी भागों में जो किसान रहते थे उनके द्वारा निचले हिस्सों में जो लोग रहते थे उनका उत्पीड़न किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि दजला और फरात नदियां जो हैं, आगे हम मैप में भी दिखाएंगे कि ऊपर का भाग जो है वो काफ़ी ऊंचाई का भाग था। उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे कि ज़्यादातर जो पानी है वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे, जिससे नीचे के भागों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, और वो पानी उनको नहीं मिल पाने की वजह से उनके खेतों को पूरा जो है सिंचाई अच्छे से नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वो एक काम ये भी करते थे कि अपने हिस्से की जो गाद है, जो नदियों के अंदर जो रेत लेके आती है उससे नदियों में गाद जम जाती है, तो उस गाद को वो नहीं निकालते थे, जिसके कारण जो है पानी का बहाव जो है वो कम हो जाता था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये नदी के अंदर काफ़ी पानी आ रहा है, ये यहाँ पे इसका लेवल भी देखिए काफ़ी ऊंचा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता था कि जब ऊपर के भागों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता था तो निचले हिस्सों में काफ़ी कम मात्रा में पानी आने लगता था। तो ये जो है निचले भागों में रहने वाले किसानों और ऊंचेले भागों में यानी कि ऊपरी भागों में रहने वाले किसानों के बीच में अक्सर झगड़े का कारण बन जाता था। तो ये 3 चुनौतियाँ थी जो वहाँ के कृषि को जो है वो नुकसान पहुंचाती थी। अब ये देखिए, जैसा हमने बात करी कि ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग, तो ये जो हिस्से हैं जहाँ से ये नदियाँ आ रही हैं ये उच्च स्थान हैं और ये मतलब भौगोलिक रूप से समुद्र तल से ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं, तो इन जलधाराओं और नदियों के आसपास के जो लोग हैं ये पानी का इतना अधिक इस्तेमाल करते थे कि निचले भागों में यानी कि इधर रहने वाले किसानों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता था, जिसकी वजह से जो है ये क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त रूप से जहां कृषि उत्पादन अधिक होता था वो नहीं हो पाता था, और ऊपर के क्षेत्रों के लोग ही इन पानियों का इस्तेमाल कर लेते थे। अब जो है हम ये करते हैं कि जब ये विवाद लंबे चल जाते थे यानी कि विवाद बढ़ जाते थे तो ये धीरे धीरे युद्ध में, लड़ाई में बदल जाते थे, यानी कि ये लोग जो हैं आपस में लड़ने लग जाते थे। और इसमें क्या होता था कि विजेता मुखिया जो होता था वो पराजित समूह को लूट लेता था, उनको बुरी तरह से उनको लूटा जाता था और फिर जो है पराजित समूह को बंदी बनाकर रखा जाता था, यानी कि बंदी बनाकर गिरफ्तार करके अपने पास ले आते थे। जैसे ये चित्र में दिखाया गया, तो ये क्या करते थे, उनको चौकीदार या नौकर बनाकर अपने पास रखते थे। तो और लूट का माल जो है ये अपने अनुयायियों में, यानी कि मुखिया जो होते थे वो अपने अनुयायियों को प्रसन्न करने के लिए जो लूट का माल होता था वो अपने अनुयायियों में बांट देते थे, जिसकी वजह से और लोग भी इनके अनुयायी बन जाते थे, यानी कि अनुयायियों की संख्या उनकी बढ़ जाती थी। अब ये जो है युद्ध जो है समय समय पर होते रहते थे और इन ये युद्धों के कारण जो है धीरे धीरे जो है वहाँ पे सभी मुखियाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उन्होंने सेना जो है वो भारी मात्रा में रखने शुरू कर दी। यहाँ पर चित्रों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से युद्ध के बाद जो है लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है। यहाँ ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें जो है ये विजेता को दिखाया गया है। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि 3 लोगों को, बल्कि ये एक और व्यक्ति भी है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इनके हाथ पैर बांधकर इनको बैठाया गया है और ये चौथा व्यक्ति जो है इस विजेता के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रहा है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये चित्र जो है हमें वहाँ पर मिला है।
अब ये मंदिर और राजा की बात करते हैं कि मंदिर और राजा का क्या संबंध था। तो मंदिर और राजा के बीच में संबंध का जो है वो इस तरह से बढ़ा कि कालांतर में, यानी कि समय बीतने के साथ साथ राजाओं और मुखिया आदियों ने जो है जन कल्याण की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया। में जो है उन्होंने, जब वो युद्ध कहीं जीत के आते थे तो पहले तो अपने अनुयायियों में ही बांट देते थे उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, लेकिन अब वो कीमती भेंटें जो हैं वो देवताओं को मंदिरों में अर्पित करने लग गए, जिससे मंदिरों के अंदर जो है काफ़ी धन इकट्ठा हो गया और लोगों ने जो है वहाँ पर उत्कृष्ट पत्थर और धातुओं को लेने के लिए उन्हें दूर दूर तक भेजा जाने लगा। यानी कि मंदिरों के अंदर जो मूर्तियाँ थी पहले तो मिट्टी की बनाई जाती थी, लेकिन जैसे मंदिरों में जो है धन संग्रहित होने लग गया, वहाँ उपहारों की संख्या बढ़ने लग गई, तो उनके अंदर जो है कीमती पत्थरों की मूर्तियाँ और धातु आदि के चीज़ें बनाई जाने लगी। तो उनको लेने के लिए दूर दूर क्षेत्रों में राजा द्वारा, मुखिया द्वारा लोगों को भेजा जाता था। और मंदिर की धन संपदा के वितरण और मंदिर में आने वाली वस्तुओं को हिसाब को प्रभावी रूप तरीके से संचालन भी किया जाने लग गया, क्योंकि मंदिर के अंदर काफ़ी ये युद्ध बार बार होते रहते थे, झगड़े इनके होते रहते थे, इसलिए लूटपाट भी होती रहती थी। तो जो शक्तिशाली जो प्रशासक होते थे उनके आसपास के मंदिरों में जो है जीत के साथ साथ वो अधिक से अधिक कीमती वस्तुएं वहाँ देते थे। तो उनका हिसाब किताब रखने के लिए जो है वहाँ पर प्रभावी रूप से उसका तरीके अपनाए गए और उनका संचालन भी अच्छे तरीके से किया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक मंदिर है और मंदिर के आसपास जैसे जैसे मंदिर बन रहा है, लोगों के आसपास घर वगैरह बनते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे एक शहर का रूप लेता गया और विस्तृत होता चला गया। और राजा जो हैं वो ये चाहते थे कि सेना क्योंकि है उनके की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो भी चाहते थे कि उनके आसपास ही लोग रहें। तो एनमरकर की एक कविता है वो ये बताती है, एनमरकर एक कवि हुए हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को जो है उच्च स्थान दिलवाया। किस व्यवस्था ने? कि मंदिरों को भेंट आदि देना, वहाँ पे देवताओं की मूर्तियाँ कीमती पत्थरों की बनवाना है, और इसके अलावा वहाँ पे जो धन संपदा का हिसाब किताब रखना के जो तरीके अपनाए, उससे राजा का जो उच्च स्थान मिल गया और साथ ही साथ समुदाय पे उसका नियंत्रण भी स्थापित हो गया, क्योंकि अब वो लोगों के दिलों पे राज करने लग गए थे। अब ये देखिए यहाँ पर उसका राजमहल और उसके जो है आसपास का शहर दिखाया गया इस चित्र में। तो मुखिया लोग जो थे वो चाहते थे कि जैसे हमने पहले बात की कि अपने आसपास ही लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि उनके महल के आसपास ही रहें। तो उसका ये कारण था कि वो जब भी कभी आपात स्थिति आए तो आसपास के लोगों से जो है वो तुरंत ही सेना के रूप में भर्ती, क्योंकि परमानेंट सेना है, स्थायी रूप से सेना ये नहीं रखते थे, किसानों आदि और स्थानीय लोगों नागरिकों को ही सैनिक बनाकर युद्ध के लिए भेजा जाता था। तो सेना कोई आवश्यकता की पड़ने पर जो है इन लोगों को इकट्ठा किया जा सके, इसीलिए जो है अपने पास ही बसने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आसपास बसने से लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते थे, पास रहने की वजह से ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। और सबसे पुराने मंदिर नगरों में जिस जगह का नाम लिया जाता है वो है उरूक नगर। तो उरूक जो है ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसका विस्तार जो है मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, उससे भी दुगना है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा नगर था। अब युद्धबंदियों के साथ और स्थानीय लोगों को एक काम करना पड़ता था कि युद्धबंदी तो मजबूर थे, लेकिन स्थानीय लोगों को भी जो है शासक द्वारा जो कार्य दिया जाता था उसे अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। यानी कि उसे अपना काम हो ना हो, उसे राजा के हुक्म का पालन करना पड़ता था और उसको उन्हें मानना पड़ता था। और कृषि कर नहीं लिया जाता था, यानी कि कृषि के ऊपर कोई कर नहीं था, लेकिन काम जो है राजा के द्वारा बताया गया वो अनिवार्य था। यानी कि उसके जो है बेगार कह सकते हैं आप, तो बेगार यानी कि बिना तनख्वाह के उनके यहाँ काम करने को जो है बेगार कहते हैं। तो बेगार कराई जाती थी और उससे कोई मना नहीं कर सकता था।
यहाँ पर जो है राशन सूचियाँ भी मिली हैं, तो उन राशन सूचियों से ये पता लगता है कि काम के बदले इन लोगों को अनाज दिया जाता था। एक मंदिर के निर्माण का एक उदाहरण आता है कि एक मंदिर के निर्माण में 1500 लोग यानी कि 1500 लोगों ने 5 वर्ष तक लगातार 10 घंटे रोज काम किया। सैकड़ों लोग जो हैं उनको राजा द्वारा जो है मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने में लगाया गया था। तो ये मिट्टी के शंकु हैं जो चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं और फिर बाद में धूप में पकाए जाते थे। तो इनका क्या किस काम में लिया जाता था? तो शंकुओं को जो है अलग अलग रंगों से रंग कर जो है मंदिर की दीवारों पर, यहाँ आप देख रहे हैं ये मंदिर की दीवारों पे ये कील की तरह लगा दिए जाते थे। तो इससे ये मंदिर अलग अलग रंगों के से इनको रंग के जब लगाया जाता था मंदिर की दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इनको लगाया जाता था। तो अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वो आयातित कीमती पत्थरों से बनाई जाती थी। पहले कुछ मंदिरों में जो है मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ भी मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिरों में जो है बाहर से कीमती पत्थर, रंगीन पत्थर मंगाए जाते थे और मूर्तियाँ उन्हीं से बनाई जाती थी। और चाक की मदद से जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। जब कुम्हार के पहिए का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ, तो मिट्टी के सुंदर जो है बर्तन भी वहाँ बनाए जाने लग गए। अब ये सुमेरियन सिटी है और इसका नाम है उर नाम का नगर है। उसका यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाया गया है। तो किस तरह का ये मॉडल है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राजा का ये रॉयल प्लेस है यानी कि राजा का महल है और उसके आसपास बाहर देखिए ये आबादी है और पूरा जो है ये जगह जो है किससे एक चारदीवारी से सुरक्षित घेरी गई है। बाहर पास ही आपको एक नहर भी बहती हुई दिखाई दे रही है, जिससे नहर से जो है अंदर पानी शहर में सप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ का व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था यहाँ की उर की दिखाई गई है इस चित्र के माध्यम से। अब यहाँ पे शवाधानों के साथ क्या होता था और लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो धन दौलत जो है वो अधिकांश भाग जो है समाज के एक छोटे से वर्ग के पास था। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता ऐसे लगता है कि कुछ कब्रों में जो राजा रानी या कुछ अमीर लोगों की कब्रें होंगी उनमें बहुत सारी कीमती वस्तुएं हमारे को मिली हैं। तो राजा और रानी की कब्रों में बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि आभूषण यानी कि गहने और सोने के पात्र यानी कि बर्तन वहाँ पे मिले और सफ़ेद सीपियाँ से और लाजवर्द जड़ित वाद्य यंत्र यानी कि बाजे वगैरह वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा सोने की सजावटी खंजर आदि भी वहाँ पर मिले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि शवों के साथ जो है जो उनको दफनाया जाता था किसी राजा या रानी के, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं, वहाँ पर बर्तन आदि और आभूषण वगैरह वहाँ पर रखे जाते थे। तो इससे पता लगता है, जबकि अन्य जो शव मिले हैं उनके साथ सामान्य रूप से उनके साथ इस तरह से वस्तुएं नहीं दफनाई जाती थी। तो ये जो है सामाजिक एक अंतर को दिखाती हैं कि समाज के कुछ भागों के पास ही धन दौलत थी और बाकी लोग जो हैं सामान्य जीवन ही जीते थे। परिवार और उत्तराधिकार की बात करते हैं कि परिवार किस प्रकार के थे। तो यहाँ जो है विवाह और उत्तराधिकार आदि के मामलों का पता चलता है कि मेसोपोटामिया का समाज जो है वो एकल परिवार को आदर्श मानता था। एकल परिवार का मतलब है कि पति पत्नी और उनके बच्चे, तो ये जो है एकल परिवार को आदर्श मानते थे। ये तो उनके लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया है कि अधिकांश पुत्र जो हैं विवाह के पश्चात अपने माता पिता के साथ ही रहते थे, लेकिन पुत्री को जो है विवाह के बाद पति के साथ जाना पड़ता था। अब पिता जो है परिवार का मुखिया होता था और जो है उसके आदेश सभी मानते थे। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी कि अमुक व्यक्ति जो है विवाह करना चाहता है और फिर जो है वधू के माता पिता की, वधू यानी कि लड़की के माता पिता की सहमति के बाद जो है वर पक्ष के लोग जो है वधू को कुछ उपहार देते थे। तो विवाह की रस्में पूरी होने के बाद दोनों पक्ष जो हैं आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते थे।
इसके अलावा जो है फिर वो सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे और मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। तो इससे पता लगता है कि मंदिरों का कितना महत्व था। तो कोई भी शुभ कार्य होने पर या युद्ध जीतने पर तो राजा वहाँ पे भेंट चढ़ाता था कीमती वस्तुएं, लेकिन लोग भी अपने यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता था तो मंदिर में जाके भेंट जरूर चढ़ाते थे। और नववधू को उसकी सास जब लेने आती थी तो वह उसके साथ चली जाती थी परिवार के साथ, और इस तरह से विवाह संपन्न होता था। तो पिता का जो घर है उसका पशुधन और खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, यानी कि पुत्रियों का जो है पिता की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। तो ये जो है उस समय का सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन वधू को जो है उसके पिता जो है द्वारा उसकी दाय का हिस्सा जो है, यानी कि उसके हिस्से का कुछ सामान जो है वो वधू का पिता उसे दे देता था, जिसे आज हम दहेज भी कह सकते हैं। लेकिन वो अपनी इच्छा से दिया जाता था। बेटी के लिए जो है वो उसकी ज़रूरत की वस्तुएं वो स्वयं देते थे। यहाँ ये एक रिहायशी इलाका दिखाया गया है। ये भी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें आपको मकान और गलियां दिखाई गई हैं। आप देख रहे हैं कि गलियां जो हैं किस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी हैं, और जो है कई गलियां तो आगे जाके बंद भी हो जाती हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी गलियां जो हैं इसमें बनाई दिखाई दे रही हैं, जो कि क्या हैं, आगे जाके बंद हो जाती हैं। तो ये गलियां हैं जो आगे जाके कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाती हैं। लेकिन गलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी भी हैं। इससे यहाँ के नगर नियोजन के बारे में पता लगता है कि इसकी समकालीन जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की जो नगर नियोजन है और यहाँ का नगर नियोजन जो है उनमें बहुत भारी अंतर है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है वो काफ़ी नियोजित तरीके से किया गया था। उसकी सड़कें जो हैं वो सीधी और लंबी होती थी और चौड़ी भी होती थी, और इसके अलावा वो जो है ईंटों से पक्की बनाई जाती थी। लेकिन जो है यहाँ की सड़कें हैं वो हम कच्ची मिली हैं और टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं और सकड़ी मिली हैं। मकान भी एक साइज के नहीं होते थे, अलग अलग तरह के यहाँ पर भूखंड मिले हैं। और गलियाँ इतनी सकड़ी होती थी कि वहाँ पहिए वाली गाड़ी से सामान ले जाना मुश्किल होता था, और गलियों में सामान जो है गधों के ऊपर लाद कर ले जाया जाता था। इतनी सकड़ी गलियाँ वहाँ पर मिलती थी। तो ये जो है यहाँ के नगर नियोजन को बताता है। इसके अलावा यहाँ पर ये चित्र में एक मॉडल दिखाया गया है जो कि वहाँ के मेसोपोटामिया के जो है घर और गलियों को दर्शा रहा है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि उनके घर किस तरह के होते थे। तो गलियाँ कैसी होती थी? तो गलियाँ जो थी वो क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी और सकड़ी होती थी। टेढ़ी मेढ़ी और सकड़ी गलियाँ होती थी। और इसके अलावा जो है वहाँ जल निकासी के लिए मिट्टी की जो हैं कच्ची नालियाँ होती थी, और जबकि हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ पक्की ईंटों से जो है अच्छे से ढककर बनाई जाती थी और सीधी होती थी। लेकिन यहाँ जो है जो नालियाँ हैं वो कच्ची होती थी, और वो बाहर कहीं नालियों में नहीं जाती थी बल्कि घर के अंदर ही आंगन में बने हौज में वो पानी पहुँचाती थी, यानी कि वहीं पर पानी एकत्र होया जाता था, बाहर गलियों में नहीं छोड़ा जाता था। तो घरों की छत की ढलान जो है वो भीतर की ओर होती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये खांचे बनाए गए हैं। ये ढलान इधर को दी गई है ताकि सारा बारिश का पानी जो है आंगन में आ जाए, और ये आंगन से में जो है पानी आ जाता था। तो इस तरह से ये छतों में ढलान अंदर की ओर दी गई थी, और कूड़ा कचरा जो है वो बाहर गलियों में ही फेंक दिया जाता था। इसके अलावा जो है कमरों में जो है कहीं भी घरों में बाहर खिड़कियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी, बल्कि रोशनी जो है वो आंगन की तरफ खुलने वाले दरवाज़ों से ही आती थी। तो ये घरों के बारे में भी कुछ अंधविश्वास प्रचलित थे। और उससे पहले कि हम इनके अंधविश्वासों की बात करें, हम ये बता दें कि यहाँ जो गलियों में ये लोग जो कचरा फेंकते थे उसकी वजह से ये गलियाँ का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता था, और घरों के अंदर जो है बारिश का पानी घुस जाता था। इसकी वजह से इनको अपनी दहलीज जो है बार बार ऊँची उठानी पड़ती थी। आप देख रहे हैं गली की, ये घर की दहलीज जो है ये गलियों से ऊँची उठानी पड़ती थी। तो ये बार बार ये जो है दहलीज को ऊँचा
फ़ायदा उठाते थे। तो ये कुछ जो है अंधविश्वासों की हम बात कर रहे हैं अब, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पहले ये बताया कि ये क्या था कि घर की अगर दहलीज जो है ऊंची उठी हुई होगी तो धन दौलत आएगी। यानी कि जैसे ये दहलीज, ये नीचे वाला हिस्सा दहलीज कहलाता है कि अगर ये दहलीज अंदर वाले भाग की अपेक्षा ऊंची होगी तो उससे घर के अंदर क्या है, धन दौलत आएगी। और सामने का दरवाज़ा अगर किसी और के घर की तरफ खुले तो उससे जो है क्या है, दुर्भाग्य आता था। लेकिन ना खुले, यानी कि सामने किसी और के घर का दरवाज़ा ना हो, तो ये जो है, या आगे घर ना हो, तो ये जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। तो घर की मुख्य जो लकड़ी का दरवाज़ा है, अगर वो बाहर की ओर खुलता था तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती थी। यानी कि उसकी पत्नी जो है उनको तंग करती थी, तो इस दरवाजे जो हैं वो बाहर की तरफ अगर खुलते हों तो इसीलिए दरवाजे जो हैं अंदर की तरफ खुलते हुए लगाए जाते थे। तो ये कुछ अंधविश्वास जो हैं घरों को लेकर वहाँ पर थे। इसके अलावा जो है शवों को जो है कब्रिस्तानों में दफनाया जाता था। एक कब्रिस्तान वहाँ पे मिला है जहाँ पर इन कब्रों जो है लोगों को दफनाया जाता था, राजा रानी और साधारण लोगों को भी। लेकिन कुछ घरों के अंदर फर्श के नीचे भी जो हैं शव मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि घर के अंदर भी इनको दफना दिया जाता रहा होगा। अब हम जो है ये मारी नगर के में जिमरिलियम, जो यहाँ का एक बड़ा राजा था, उसके राजमहल की बात करते हैं। जो जिमरिलियम ने 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व के बीच का ये है, इसका महल की इसकी बात कर रहे हैं। तो इस महल की क्या क्या विशेषताएं थी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ जो है ये राजमहल किस काम में आता था, तो ये राजमहल जो है राज परिवार का निवास स्थान था। यानी कि राजा, उसकी पत्नियाँ, रानियाँ और उनके बच्चे वगैरह इस जो है राजमहल में रहते थे। इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य जो हैं वो सभी यहीं से चलाए जाते थे। ये जो है प्रशासन का कार्यालय भी था, और कीमती वस्तुओं जैसे आभूषण आदि का उत्पादन का केंद्र भी यही राजमहल था। तो यहाँ जो है 3 अलग अलग काम थे, एक राज परिवार का निवास, दूसरा प्रशासन के कार्यालय और तीसरा कीमती वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र। अब इस महल की क्या विशेषताएं थी उनकी बात करते हैं हम। तो यहाँ ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर दिखाया गया है, और इसी ये बाहरी आंगन है 131 नंबर जो दिखाया गया है। इस प्रांगण को यहाँ भी चित्र के माध्यम से ये खुला हुआ प्रांगण दिखाया गया है। तो ये एक दरवाज़ा है तो जो कि सुंदर पत्थरों से जड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रांगण मिला है, और इसके अलावा जो है इसमें एक ही दरवाज़ा था जो सुंदर पत्थर से जुड़ा हुआ है। और ये कक्ष जो है, ये सभागृह जो है, ये भित्ति चित्रों से, इसे सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया था। तो ये इतने सुंदर भित्ति चित्र थे कि इनको देखने के लिए जो है लोग लालायित रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है इस महल को देखने के लिए एक उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया था, और वह अपने साथ जो है मारी के राजा जिमरिलियम के नाम एक अन्य राजा से का परिचय पत्र अपने साथ लेकर आया था। और यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं और यहाँ के राजमहल की सजावट को देख के वो अचंभित रह गया था। तो ये जो राजमहल है ये 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है और बड़ा विशाल भवन है, और इसमें 260 जो हैं कमरे हैं। तो इस तरह से इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 106 नंबर के अंदर जो सफ़ेद पत्थर से जड़ा हुआ यहाँ का आंगन था, तो इसके अंदर जो है अपने साथियों के साथ मिलकर राजा जो है भोजन किया करता था। तो ये जो है यहाँ का भीतरी आंगन है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये लिपिक कार्यालय है। तो यहाँ लिपिक कार्यालय के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि कार्यालय का ये कमरा है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे लिपिकों के बैठने के लिए लिपिक बेंचें बनी हुई हैं। इसके साथ ही मिट्टी के पट्टिकाएँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये कार्यालय का काम करता था, क्योंकि जैसे बताया ये प्रशासन का केंद्र भी था। तो यहाँ पे लिपिक कार्यालय भी यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से महल जो है ये एक मल्टीपर्पज़ था, अपनी इसकी विशेषताएं थी। तो इन विशेषताओं की वजह से ये काफ़ी फेमस था।
अब हम जो है ये देख रहे हैं महल का ही और हिस्सों की बात करते हैं। तो ये जो है महल का पहले वाला चित्र वाला कुछ हिस्सा दिखाया गया है। इसमें कार्यशाला और रसोई है और शाही निवास स्थान है। तो रसोई घर की जो बात करें यहाँ जो है वो रसोई घर यहाँ पर ये दिखाई गई है। तो रसोई घर में आप देख रहे हैं कि ये चूल्हे हैं जिन पे जो है भोजन पकाया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पे शौचालय और स्नान गृह भी मिले हैं। तो ये दीवार पर जो है की गई चित्रकारी जो है, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, वो भित्ति चित्र जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से ये राजमहल की भव्यता को दर्शाने वाली चीज़ें हैं और अपने आप में संपूर्ण होने का बताती हैं। अब व्यापार की बात करते हैं कि ये जो है व्यापारिक नगर की बात करें, जैसे दूसरे तरह के जो नगर थे वो व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक नगर थे। तो उन व्यापारिक नगरों की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम जो है एक व्यापारिक नगर मारी की बात करेंगे। तो मारी जो है आप देख रहे हैं कि ये फरात नदी जो है, जिसे यूरोपेटस कहते हैं, उसके ऊर्ध्व क्षेत्र यानी कि ऊपर से जो एकदम से नीचे नदी आती है के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तो ये एक व्यापारिक केंद्र था और ये व्यापारिक केंद्र कैसे बना है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये दक्षिण जो भाग है ये कृषि के उत्पाद तो काफ़ी करता था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शहर जैसे उरुक आदि बहुत सारे जो हैं, बेबीलोन आदि शहर बस गए थे। तो ये इन शहरों के बगदाद आदि में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पर संसाधन नहीं थे, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थे, इसलिए इन्हें बाहर से सामान मंगाना पड़ता था। और ये सामान जो है हमने पहले जैसे बात करी कि ये जो है जल मार्गों से मंगाया जाता था, क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं कि नदियाँ जो हैं वो व्यापार का एक व्यापारिक मार्ग प्रदान करती थी, जो कि सस्ता भी होता था और बिना किसी ज़्यादा खर्च के ये काम में आ जाते थे। तो व्यापार जो है वो नावों के द्वारा होता था। नावों में लाद कर सामान जो है वो दूर दूर क्षेत्रों में ले जाया जाता था। और किन चीज़ों का व्यापार होता था? तो यहाँ पे लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल और मदिरा, ये इन चीज़ों का व्यापार होता था। और ये जो है दक्षिणी जो भाग है वहाँ से तो ये व्यापार होता था। इसके अलावा जो है ये लेबनान, सीरिया और तुर्की आदि देशों के साथ भी ये व्यापार होता था। और इनसे ये सब चीज़ें जो है लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा आदि मंगाए जाते थे। इसके अलावा भारत और अन्य देशों से भी चीज़ें मंगाई जाती थी समुद्री मार्ग से। तो ये जो है मार्ग जैसे आप देख रहे हैं टर्की से जो है ये नदी के माध्यम से ये आ रहा है सामान। तो ये जो है ये बीच में मारी पड़ता है। तो ये इधर दक्षिण के राज्यों को जो है दक्षिण के शहरों को ये सामान जो है पहुंचाने के लिए फरात नदी का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ देखें सीरिया से जो सामान आएगा वो इस तरह से ये स्थल नदी मार्ग से और फिर यहाँ से स्थल मार्ग से होते हुए ये फिर जो है फरात नदी के द्वारा मारी से होते हुए ही इस तरह से ये दक्षिण में पहुँचता था। इसी तरह से लेबनान की बात करें तो लेबनान से जो सामान आएगा वो भी इसी प्रकार इसी मार्ग का पालन करते हुए यहाँ तक आता था। तो ये जो है जल मार्ग जो हैं ये विदेशी व्यापार के लिए भी काम में लिए जाते थे। तो यहाँ से वस्तुएं खरीदी मंगाई जाती थी, कीमती वस्तुएं बाहर से, कीमती धातुएं और लकड़ी आदि, तेल, मदिरा आदि, और उसके बदले में खाद्यान्न जो है यहाँ से बाहर भेजे जाते थे। तो ये जो है इसके अलावा आप देख रहे हैं इराक़ की तरफ से ये जलधाराएँ जो आ रही हैं, तो इन जलधाराओं का उपयोग भी व्यापार के लिए किया जाता था। तो वहाँ से भी वस्तुएं जो हैं यहाँ पर मंगाई जाती थी। तो ये जो है व्यापारिक मार्गों को दिखाता है। अब किन वस्तुओं का ये सब रास्ते में, क्योंकि मारी पड़ता है तो मारी में जो है यहाँ पर से होके सभी व्यापारिक नावों को जाना पड़ता था। तो यहाँ पर जो है वो हैं घिसाई पिसाई के पत्थर होते थे, चक्कियाँ आदि होती थी, लकड़ी और तेल के पीपे और मदिरा आदि। तो ये सभी जो है नावों में सवार होकर जाते थे। तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे मारी में जाने पर जो है जैसे एक नाव के अंदर, नदी में एक नाव के ऊपर 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। और जो भी सामान यहाँ से जाता था उसकी कीमत का जो है लादे के माल के कीमत का 10% जो है कर के रूप में यहाँ मारी के में अदा करना पड़ता था। तो इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी तरह के जलमार्गों से होकर आने पर मारी जो है वो बीच में पड़ता था, तो इसीलिए मारी जो है एक व्यापारिक नगर के रूप में उभर कर सामने आया
और यहाँ पे इसकी आय का एक बड़ा कारण जो है वो क्या था, इन व्यापारिक मार्ग के ऊपर जो सामान आता था बाहर से उनके ऊपर लगाया गया कर भी था। तो ये इस मारी नगर के धनी होने का एक बड़ा कारण था। अब हम जो बात करेंगे यहाँ की एक कहानी के बारे में बात करते हैं कि ये लोग जो हैं अपने शहर को बहुत पसंद करते थे और गिलगेमिश जो है यहाँ का एक महान शासक और एक योद्धा था और उसने अपने भुजा बल से, जो अपने बाजू के जोर से जो है यहाँ अपने एक मित्र की मदद से जो है यहाँ का बहुत आसपास अपने राज्यों को फैला लिया था और एक महान सम्राट बन गया था। एक बार इसके मित्र की मृत्यु हो गई किसी वजह से, जिसकी वजह से जो है गिलमेशिया जो है काफ़ी उदास हो गया और कहा जाता है यहाँ पे कहाँ एक महाकाव्य के हिसाब से कि वो अमरत्व की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा महल से और वहाँ पर जो है उसने काफ़ी जगह जो है इसकी तलाश की और हर जगह जाने के बाद भी वो निराश होकर लौट आया, तो अपने वापस आ गया। तो वहाँ पर आकर अपने मित्र की याद में वो परेशान रहने लगा। लेकिन एक बार वो घूम रहा था तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके जो महल के जो नीचे के जो पत्थर हैं, जिनके ऊपर उसके नींव के पत्थर हैं, उन पर उसकी नज़र पड़ी। तो उसने देखकर वो मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि मैं रहूं ना रहूं, जैसे ये नींव जो है हमने रख दी है और इसके ऊपर जो है एक भव्य जो है महल बन गया है। तो उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद मेरे पुत्र तो रहेंगे, तो ये जो इस राज्य का उपभोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि ये लोग जो हैं अपने राज्य को प्यार करते थे और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।